हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ और एक्ट है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हम सीपीसी भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सीपीसी। और कोड है हमारा 5001 यानी 5001 और क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। ये थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट वीडियो है। अब से पहले मैंने थर्ड सेमेस्टर पर कोई वीडियो नहीं बनाई है और ये मेरी पहली वीडियो है। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी और मुझे भी पता था कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी कुछ तैयारी नहीं हो पाई है। देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी तैयारी कराने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं आपके जितने भी एक्ट हैं, ऑल एक्ट के ऊपर, यानी जो फिफ्थ सेम के जो भी एक्ट हैं उसके इम्पोर्टेंट वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपकी मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। और जैसे सीपीसी की सारी वीडियो नोट्स मैंने बना लिए हैं और कोशिश तो यही है सीपीसी की वीडियो जो मैं 2 या 3 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालता रहूँगा और आपके 60-70% में क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिनों बाद आपकी वीडियो लेके आ रहा हूँ और थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, और उम्मीद यह है कि आप अच्छे से समझोगे और अपनी तैयारी अच्छे से करोगे। और एक बात और, आप के पास अगर कोई और सोर्स हो जिससे आप तैयारी कर सको तो वहाँ से भी आप तैयारी करते रहना। कि जैसे मैंने वीडियो डाली है, आप फिर प्रॉपर ये सोचो कि सर ने वीडियो ने स्टार्ट कर दी, भाई ने वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी तो आप यही करा देंगे। मैं कोशिश करूँगा पूरी जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है म्याद। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास तो मैंने बहुत शॉर्टकट में बना दिया। म्याद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। कम से कम पिछले 10 साल में, 10 वर्ष में 4 बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद ये रहेगी कि इस साल भी आए और उम्मीद ये भी रहेगी कि हम इसे अच्छे से तैयार कर पाएं। ठीक है, क्वेश्चन है म्याद बढ़ाने के लिए कौन से कारण पर्याप्त माने जाते हैं और कौन से नहीं, दृष्टांत दीजिए। दूसरा, पुनर्वेतन की म्याद बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारण पर्याप्त हैं और कौन कौन से कारण नहीं। ये तीसरा इस तरह से भी आ सकता है, विहित मर्यादा काल की संगणना करते समय किन परिस्थितियों बस काल अवधि अपवर्जित की जा सकती है, इन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। भारतीय म्याद अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार, ठीक है, निर्धारित अवधि के बाद दायर किए गए बाद अपील और आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। अब ये कह रहा है जो एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के बाद अगर आप कोई वाद या आवेदन दायर करोगे कोर्ट के अंदर तो वो क्या होगा, खारिज कर दिया जाएगा। अब ये जो म्याद होती है, एक बार इसे समझ लेते हैं। म्याद का मतलब होता है समय। ठीक है, जैसे हमारा कोई समय है कि हमें 10 दिन के अंदर कोई अपना जो आवेदन है कोर्ट में हमें करना है, किसी भी चीज़ को लेकर, साक्ष्य को लेकर या बाद डालने को लेकर, बाद का जो समय होता है उसको लेकर, या कोई हमें याचिका लगानी है, ठीक है, या कोई हमें और दस्तावेज हमें पेश करने हैं, उसकी जो एक समय सीमा होती है, अगर वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो कहते हैं आपकी म्याद जो है समाप्त हो गई। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि म्याद किन स्थितियों में समाप्त होने के बाद भी आपके जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे। ठीक है,
धारा 5 इस नियम का अपवाद पेश करती है। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, निर्धारित अवधि के बाद दायर किए के बाद अपील और आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। ठीक है। धारा 5 इस नियम का अपवाद पेश करती है। यदि अपीलकर्ता या आवेदक किसी प्रकार से न्यायालय को संतुष्ट कर दें कि म्याद अवधि के दौरान अपील या आवेदन प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई व्यक्ति अपने आवेदन में विलंब करता है या वो समय को समाप्त कर देता है जितना उसे समय मिला था, तो उसका जो आवेदन क्या होगा, खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी धारा 5 क्या कहती है, सीपीसी की धारा 5 कहती है, अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण बता दे कि मैं इन कारणों से आवेदन करने में, अपील करने के लिए उपयुक्त समय पर उपस्थित नहीं हो पाया, तो क्या होगा, आपको समय दे दिया जाएगा और आपकी जो अपील है वो स्वीकार कर ली जाएगी। तो समय अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील या आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, किंतु यह छूट अधिकार रूप में पर्याप्त नहीं की जा सकती, बल्कि यह न्यायालय की रियायत पर निर्भर करती है। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको छूट मिलेगी ही, या तो आपका जो कारण है वो पर्याप्त कारण हो, या न्यायालय ये जानता हो या ये समझे कि भाई कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही है जिनकी वजह से ये लेट हो गए हैं, तो न्यायालय आपको एक्सेप्ट कर लेगा आपकी आवेदन को। ठीक है। पर्याप्त कारण, धारा 5 में पर्याप्त कारण शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब बात देखो, धारा यहाँ पे 5 क्या कह रही थी कि अगर कोई आप निश्चित कारण बता सकते हो, पर्याप्त कारण बता सकते हो, तो आपका जो आवेदन है उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रही है, कोई धारा 5 खुद भी यही कह रही है कि ऐसा कोई पर्याप्त कारण धारा 5 में नहीं दिया है कि जिसके आधार पर आपको छूट, समय की छूट मिले। ठीक है, ये भी साथ ही साथ बोल रही है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, कहानी की तरह है, इसे याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है हमारा सीपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी, इनको हम शॉर्ट ट्रिक में नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। अगर हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये लाइफ टाइम हमारे काम आएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि सर शॉर्ट बना दो और शॉर्ट कर दो और शॉर्ट, भाई नहीं, इनको समझना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके ऊपर एक जो है एक्ट है, सॉरी एक जो केस है, मैं एक्ट कह रहा था, सॉरी, उसके लिए एक केस है कमरुद्दीन बनाम विष्णुप्रिया 1889। यहाँ पे देखो, ये जो मुझे रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, और ये मैंने देखो यूनिक से लिया था। तो देखो, कमरुद्दीन बनाम विष्णुप्रिया 1889, तो इसलिए मैं कहता हूं अक्सर आप जो है बस केस के नाम ही डाला करो, ईयर नहीं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये मिस्टेक लग रही थी। ठीक है, तो हमें अपने पॉइंट पे आना है, ईयर वाइज तो कुछ नहीं है, इसे हम काट ही देंगे। ठीक है, कमरुद्दीन बनाम विष्णुप्रिया, इसमें कहा गया कि न्यायालय को सावधानी का बहुत ऊंचा स्तर नहीं लेना चाहिए, और यदि उस अवस्था में देर उपयुक्त है तो धारा 5 का लाभ देना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है, कमरुद्दीन बनाम विष्णुप्रिया में, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके ये कहता है कि हमारे पास सर इस कारण, हमारे पास ये एक छोटा सा कारण है जिसकी वजह से हम न्यायालय में अपना जो आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो न्यायालय को ये नहीं है कि उसके पीछे पड़ जाए और ये कहे कि आप बिल्कुल प्रूफ करके दिखाओ या वो सबूत ला के दिखाओ। ये नहीं, अगर वो कह रहा है थोड़ी विनम्रता के साथ तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये नहीं कि कोई ऊंची ऊंची शर्त रखी जाए, आप साक्षी लाओ, आप गवाह लेके आओ, आप कागज लेके आओ, क्यों नहीं आ पाए, ऐसा नहीं। अगर वो अपने सच्चे मन से, आप जब कोई व्यक्ति कहता है ना तो रियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, यदि उस अवस्था में देर उपयुक्त है
तो धारा 5 का लाभ देना चाहिए। और कुछ जो हमारे एडवोकेट होते हैं, भाई कोई व्यक्ति अपने खुद खुद तो केस लड़ेगा नहीं, तो वकील की भाषा, उसके हाव भाव, उसके आचरण पर भी ये सब चीज डिपेंड करती है। वकील का अगर आचरण सही है और आवेदन वो करने जा रहा है तो उसको भी देखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्याप्त कारण के उदाहरण। पर्याप्त कारण का सर्वप्रथम उदाहरण धारा 5 के अनुसार यह कि अपीलकर्ता यानी आवेदक किसी आदेश, प्रक्रिया या उच्च न्यायालय के निर्णय की म्याद की गणना या हिसाब लगाने में गुमराह हो गया, या इस अर्थ में इसे पर्याप्त कारण माना जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, यानी जैसे एडवोकेट या जो आवेदक है, वो या तो साक्ष्य लाने में या एडवोकेट साक्ष्य पेश करने में उसका जो समय है वो किसी कारण से भूल गया, वो बाय मिस्टेक हो गया, तो उसकी वजह से अगर वो मिस्टेक की वजह से अगर पेश नहीं कर पाता है तो उसको पर्याप्त कारण माना जाएगा और उसे दोबारा से अपील करने के लिए, आवेदन करने के लिए एक बार और मौका दिया जाएगा। इसके अलावा पर्याप्त कारण के अन्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं, जैसे बीमारी। इसमें एक केस है, केस नंबर 2, क्योंकि एक केस हम पहले कर चुके हैं, कमरुद्दीन बनाम विष्णु। दूसरा ये है गौरी शंकर बनाम काशीनाथ, 1943। ठीक है, देखो जब हम केसेस लिखेंगे तो हमारे एक केस के ऊपर ही 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। अगर हम ज़्यादा केसेस लिखते हैं तो बहुत अच्छी कॉपी हमारी बनती है एग्जाम में, तो केसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें कहा गया कि अपीलकर्ता बीमारी से पीड़ित है, जैसे तेज बुखार, जिसके कारण वह पूर्ण रूप से बिस्तर पर पड़ा रहा और आवेदन पेश करने में 4 दिन की देरी हो जाती है, तो यह देरी को माफ करने का उचित कारण है, साधारण बीमारी में नहीं। देखो यहाँ पे और क्या बोला है, अगर आपकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल खराब हुई है, आप उसका बहाना बना के आप घर में पड़ गए हो और आप न्यायालय नहीं जा रहे हो, अपना आवेदन नहीं कर रहे हो, तो उसमें इस चीज़ को नहीं माना जाएगा। अगर आपकी जो स्थिति इतनी खराब है कि आप बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो आप जो है आवेदन के लिए आपको छूट मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है गलत वैधानिक सलाह। देखो दीपावली का माहौल है, पटाखे चल रहे हैं, आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए अब थोड़ा देखना है ना। गलत वैधानिक सलाह है, यानी अगर कोई वकील किसी अपने क्लाइंट को, मुवक्किल को गलत सलाह दे देता है तो उसके ऊपर भी एक पर्याप्त जो है छूट मिल जाती है कि वो आवेदन दोबारा कर सके। राजेंद्र बहादुर बनाम राजेश्वर वाली, 1937, इसमें कहा गया कि कपट या गलत कानूनी सलाह जो किसी वकील ने अपने मुवक्किल को दी है, इस धारा के अंतर्गत म्याद के विस्तार के लिए पर्याप्त है। मतलब ये कह रहे हैं, अगर कोई वकील अपने पास आए हुए अपने क्लाइंट को गलत सलाह दे देता है, तो उसमें जब छानबीन होती है या कोर्ट को पता चलता है कि भाई इसको गलत सलाह दी गई है, तो उसे आवेदन करने के लिए थोड़ा और समय दे दिया जाता है कि आप जाइए, दोबारा अच्छा सा वकील करिए और दोबारा आप आवेदन करिए। ठीक है, उसमें क्या है, उसे समय और मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिठलाल बनाम जमुना, इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि कोई अपीलकर्ता उस समय लाभ नहीं ले सकता जब वकील की सलाह सही और ईमानदारी पूर्ण होते हुए भी पूर्ण असावधानी मुवक्किल ने की हो। मतलब इसमें साथ ही साथ ये भी बोला है, मिठलाल बनाम जमुना में वकील ने अपनी ईमानदारी से, अपनी सद्भावना पूर्वक अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट को सही सलाह दी, लेकिन उसने ही खुद गलती से गलत दस्तावेज दिए या गलत बातें बताई और उनको जो है पेश कर दिया, तो उसका जिम्मेदार खुद क्या होगा, व्यक्ति होगा, और उसका जो वाद है खारिज कर दिया जाएगा, और उस खारिज होने के लिए वो जो कौन है, क्लाइंट खुद जिम्मेदार होगा और उसको कोई समय सीमा नहीं मिलेगी दोबारा। आगे चलते हैं।
वकील के मुंशी की गलती। वकील के पास एक मुंशी होता है, जैसे एक चपरासी के तौर पे, जो वकील के कार्य करते रहते हैं, उनकी डायरी चढ़ाते रहते हैं। यदि वकील के मुंशी द्वारा अवधि की गणना करने में गलती हो गई है तथा इस गलती के विषय में न्यायालय में यह सिद्ध कर दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं था, तो मुंशी की ऐसी गलती के कारण अवधि का विस्तार किया जा सकता है। अगर जो मुंशी होता है, जो वकील की हेल्प करता है, वकील के साथ वो काम करता रहता है, अगर वकील के मुंशी की गलती से कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसके आधार पर भी समय मिल सकता है, उसके बाद भी समय, पर्याप्त समय मिल सकता है। ठीक है। विधि का गलत अर्थ लगाना। दादी अली बनाम अनीर वक्स 1950, इसमें कहा गया कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है, किंतु यदि भूल ईमानदारी पूर्वक किसी सक्षम एडवोकेट की गलत राय के कारण हुई है तो वह समय विस्तार का पर्याप्त कारण होगा। देखो इसमें क्या बोला है, सक्षम एडवोकेट, यानी कि एक न्यायालय है, न्यायालय के अंदर कोई वकील है और जो न्यायालय है उसके जो जज को पता है कि जो जज हैं, जज को पता है कि ए नाम का जो वकील है बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही अच्छा वकील है, विद्वान है, उसे विधि की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद उससे कोई त्रुटि हो जाती है और जज को क्या है, न्यायालय को क्या है, पता है कि भाई वो वकील तो इस प्रकार की, वह वकील तो इस प्रकार की गलती नहीं कर सकता है, लेकिन हो कैसे गई, तो वो क्या समझेगा कि ये त्रुटि हुई है। तो उस आधार पे उस समय जो जज है, जो न्यायालय है, उस आवेदन के लिए क्या करेगा, समय दे देगा, लेकिन वो वकील कैसा हो, सक्षम हो। सही है। यहां पे लिखा हुआ है सक्षम एडवोकेट की गलत राय के कारण, यानी वकील तो ईमानदार भी है और विधि की अच्छी नॉलेज भी रखता है, उसके बावजूद उससे गलती हो गई है तो उसे थोड़ा मौका दिया जाता है। ठीक है। विरोध या कारावास। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के जुर्म में कारावास यानी जेल में बंद कर दिया जाता है, तो जितने दिन वह कारावास में रहा हो उतना समय अवधि के विस्तार करने के लिए उचित कारण माना जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति है, उसे न्यायालय में आवेदन करना है, कुछ याचिका पेश करनी है और उसी को जेल पकड़ के किसी कारण से या उसी बाद में जेल में डाल दिया। अब वो 10-15 दिन, महीना भर जेल में रहा, तो जितने दिन वो जेल में रह रहा है उस समय को काटकर अन्य समय उसे दिया जाएगा आवेदन के लिए, अपने बाद के लिए। ठीक है। नंबर 6 है दोषपूर्ण वकालतनामा। एडवोकेट द्वारा वकालतनामा के भरने में गलती होती है तो ऐसी गलती समय विस्तार का आधार बन जाती है। अगर वकील के द्वारा जो एक वकालतनामा होता है, प्रत्येक वकील केस लड़ने से पहले अपना वकालतनामा केस में लगाता है और उसमें अपना बायोडाटा और मुवक्किल यानी क्लाइंट का बायोडाटा डालता है। अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो ऐसी गलतियों में वकालतनामा पर एडवोकेट का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए तथा एडवोकेट द्वारा यह न लिखना कि वकालतनामा स्वीकार है आदि शामिल है। ऐसी गलती निष्कपट व सद्भावपूर्वक हुई है तो ऐसी भूलों व गलतियों के फलस्वरूप हुई देरी के कारण म्याद का विस्तार हो सकता है। म्याद होती है समय, विस्तार यानी और अधिक समय मिलना। ठीक है। उसको विस्तार यानी और समय बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बोला है अगर वकालतनामा में किसी प्रकार से कोई गलती हो जाती है और एडवोकेट जो है ईमानदार है, सक्षम है और उसने किसी कपट पूर्वक या कोई ईर्ष्या अपने मन में रख के नहीं करा है, तो उस समय को काटते हुए अन्य समय निर्धारित कर कर उस समय की उसकी अवधि बढ़ा के उसे दे दी जाती है एडवोकेट को, मुवक्किल को, कि आप अगले समय जो निर्धारित किया है उस समय तक अपना आवेदन कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। म्याद यानी कि एक प्रकार की कहानी है, लेकिन हमारे सीपीसी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है। क्योंकि ये जो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी जो हैं हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, हमें हमेशा याद होनी चाहिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ना निकालने की कोशिश करना, इसको पूरा लिखना। ये क्वेश्चन अक्सर 10 नंबर और 20 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेकिन वीडियो देरी से आई है, मुझे पता है, पिछले 10-11 महीने से मैं बीमार चल रहा था। कुछ स्टूडेंटों को पता है, वो मेरे से कॉल करके बातें करते थे और उन्हें मालूम है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन जैसे ही मैं ठीक हुआ हूँ तो मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी है और कोशिश करूँगा कि आपकी इम्पोर्टेंट वीडियोस यानी क्लासेस डाल दूँ। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा और मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।